हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, राकेश कपूर दिस साइड। आज के वीडियो सेशन में हम लोग हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 के बारे में स्टडी करेंगे। इस कॉन्टेक्स्ट में एक वीडियो सेशन ऑलरेडी मैं लॉन्च कर चुका हूं, जो कि इस सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन के कॉन्टेक्स्ट में था। और आज का ये वीडियो सेशन हम सेक्शन नंबर 1 से लेकर 4 तक स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस वीडियो सेशन में हम टोटल कितने सेक्शंस पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम कौन कौन से सेक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 3 एंड सेक्शन नंबर 4, ये 4 सेक्शंस हैं जो हम इस वीडियो सेशन में कवर करेंगे। तो चलिए जरा जल्दी से देख लेते हैं आपके बैरेक में दिए हुए इंडेक्स में इन सेक्शंस के बारे में क्या लिखा है। सेक्शन नंबर 1 ये कहता है कि इस एक्ट का शॉर्ट टाइटल या एक्सटेंट क्या होगा, यानी कि इसका क्या नाम है और इसका विस्तार क्या है और ये कहां कहां पर लागू होगा। सेक्शन नंबर 2 ये कहता है कि ये एक्ट सप्लीमेंटल एक्ट है, यानी कि हमारे पास कोई पर्टिकुलर एक्ट है जिसका नाम है गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट, जो कि एक्ट ऑफ 1890 है, और उस एक्ट का ये एक्ट सप्लीमेंटल एक्ट है। ओके, मैं डिटेल में बताऊंगा, डोंट वरी। और सेक्शन नंबर 3 ये कहता है कि ये एक्ट किन किन लोगों पर अप्लाई करेगा, और सेक्शन नंबर 4 में इस एक्ट में दी गई डेफिनेशंस के बारे में बात की गई है। तो चलिए डिटेल में हमारे इस सेशन को स्टडी करते हैं। मैं स्टार्ट करता हूं सेक्शन नंबर 1 के साथ। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारा सेक्शन नंबर 1 2 डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात करता है, शॉर्ट टाइटल और उसके एक्सटेंड के बारे में। तो जहां तक सेक्शन नंबर 1 के सबसेक्शन नंबर 1 का सवाल है, वो ये कहता है दैट दिस एक्ट में बी कॉल्ड द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, मीनिंग देयर बाय कि इस एक्ट का नाम है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप 1956। और सबसेक्शन नंबर 2 ये कहता है कि ये एक्ट पूरी इंडिया में अप्लाई होगा, मीनिंग देयर बाय इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड अप्लाइज टू हिंदूज डोमिसाइल्ड इन टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स who are outside said territories। क्या मतलब है इसका? मतलब ये कि ये हमारा एक्ट पूरी इंडिया में अप्लाई करेगा स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। आप सोच रहे होंगे, अरे स्टेट एंड जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर? हाँ, आपके एक्ट में तो जब मैं बना रहा हूं तो तब तो ही लिखा है, लेकिन इस मामले में क्योंकि आर्टिकल 370 में ऑलरेडी अमेंडमेंट हो चुका है, तो इसलिए अब आपके बैरेक्स में ये आ जाना चाहिए इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि अभी स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक सेपरेट स्टेट नहीं रहा, जो कि स्पेशल प्रिविलेज थी इन रिलेशन टू स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो तो ले ली गई, वो तो अब नहीं रही। तो इसलिए अब ये स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पर भी अप्लाई होता है। पहली बात तो ये हुई। एंड अप्लाइज ऑल्सो टू हिंदूज डोमिसाइल्ड इन टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स हु आर आउटसाइड द सेड टेरिटरीज, यानी कि वो हिंदूज जो इस एक्ट के तहत जो टेरिटरीज में इस एक्ट को अप्लाई हम करते हैं, उस एक्ट की टेरिटरीज से वो बाहर रहते हैं हिंदूज, यानी कि हमारा हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट कुछ सर्टेन टेरिटरीज में, इंडियन टेरिटरीज पे अप्लाई होता है, और हमारे जो हिंदूज हैं वो इस टेरिटरी से बाहर रह रहे हैं। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे सोचिए कि कुछ लोग यूएसए चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, और वहां पर उनका कोई भी मैटर रिलेटिंग टू हिंदू अप्लाई होता है या अराइज होता है, कोई क्वेश्चन अराइज होता है, तो क्या उन मामलों में हम इस एक्ट को उन पर इन्वोक करेंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे। अगर वो हिंदूज हैं और उन पर हमारा एक्ट अप्लाई होता है और वो इंडियन सिटीजन्स हैं, और इवन अगर वो बाहर भी चले गए तो भी उनके ऊपर हमारा ये एक्ट इन्वोक होगा। ये कह रहा है सबसेक्शन नंबर 2 ऑफ सेक्शन नंबर 1। यू अंडरस्टैंड? चलिए अभी आगे आते हैं। आगे है हमारे पास सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 कहता है दैट एक्ट टू बी सप्लीमेंटल ऑफ एक्ट 8 ऑफ 1890, मीनिंग देयर बाय कि हमारा जो ये एक्ट है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, ये एक सप्लीमेंटल एक्ट है। लेकिन सप्लीमेंटल किसका? ये किसका सप्लीमेंट है? यानी कि ओरिजिनली कोई एक्ट एग्जिस्ट कर रहा है और ये उसका सप्लीमेंट्री एक्ट है। इसको समझने के लिए हमें इसकी लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी जो आपके बैरेक में दी है। द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल बी इन एडिशन टू and not save as hereinafter expressly provided in derogation of the Guardian and Wards Act 1890,
यानी कि हमारे पास एक बेस एक्ट है, गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट, जो कि माइनर और गार्जियन के बीच में जो रिलेशनशिप है, जो गार्जियन की पावर्स और प्रिविलेजेस हैं और जो उसकी ड्यूटीज हैं एक माइनर के टूवर्ड्स उसको मेंटेन करने की, उसको टेक केयर करने की, उसके लिए हमारे पास एक जनरल एक्ट है, गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट। यू अंडरस्टैंड? और हमारा ये जो एक्ट अब आया है, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, ये उस मेन एक्ट का सप्लीमेंटल एक्ट है। गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट तो जनरल एक्ट हो गया, सभी पर अप्लाई हो रहा है, लेकिन हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट सिर्फ हिंदूज पर ही अप्लाई होता है। तो जितने भी प्रोविजंस हैं हमारे इस एक्ट के, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट के, ये गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट से एडिशन होंगे और उनसे इन डेरोगेशन नहीं होंगे, यानी उनसे इनकंसिस्टेंट नहीं होंगे, ऐसा कह रहा है हमारा सेक्शन नंबर 2। यू अंडरस्टैंड? चलिए अभी आगे आते हैं। अब जहां तक हमारे इस सेक्शन नंबर 2 का सवाल है, अगर मैं इस एक्ट को स्टडी करूं, यानी कि मैं हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट को स्टडी करूं, तो इसको मुझे हमेशा 2 एक्ट के साथ स्टडी करना पड़ेगा, गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 और इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 के साथ रेड विद करना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे सर क्यों? गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट तो हमारे समझ में आ गया, उसके साथ तो हम इसे रेड विद कर लेंगे, लेकिन इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 के साथ क्यों रेड विद करें? इसलिए क्योंकि मेजर कौन होगा, माइनर कौन होगा, इस कॉन्टेक्स्ट में इंडियन मेजॉरिटी एक्ट में डिफाइन किया गया है कि माइनर कौन होते हैं। यानी कि माइनॉरिटी के कॉन्टेक्स्ट में हमें एक रेफरेंस लेना होगा इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 के साथ, और वहां पर उन्होंने बताया है कि जिन लोगों की एज 18 ईयर्स से ज़्यादा नहीं हुई है, जिन्होंने 18 ईयर्स अटेन नहीं की है, जिनकी एज उससे कम है, वो लोग मेजर नहीं है, यानी कि वो लोग माइनर है। दिस इज व्हाट इज मेंशन ओवर देयर। यू अंडरस्टैंड? चलिए अभी आगे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन नंबर 3, और सेक्शन नंबर 3 इस एक्ट के एप्लीकेशन के बारे में बात करता है कि वो कौन लोग हैं, वो कौन लोग हैं जिन पर हमारा ये एक्ट अप्लाई होता है। तो चलिए जरा आपका कंटेंट देख लेते हैं, आपके बैरक में क्या लिखा है। वो कहते हैं, This act applies to any person who is Hindu by religion in any of its form and development। यानी कि वो व्यक्ति जो हिंदू हैं धर्म से, या किसी भी फॉर्म्स या किसी भी डेवलपमेंट में वो हिंदू हैं, उनके ऊपर हमारा ये एक्ट अप्लाई होगा। और इनमें कौन कौन लोग शामिल होंगे? इनमें चाहे वो वीर शैव हो, चाहे वो लिंगायत हो, और चाहे ब्रह्मा, प्रार्थना और आर्य समाज के अनुयायी यानी कि फॉलोवर्स हों, उन सबके ऊपर हमारा ये एक्ट अप्लाई होगा। ये कह रहा है सेक्शन नंबर 3 का सबसेक्शन नंबर ए। यू अंडरस्टैंड? चलिए आगे आते हैं। आगे सेक्शन 3 का सबसेक्शन नंबर बी ये कहता है कि ये एक्ट उन पर भी अप्लाई होगा जो लोग बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं या सिख हैं धर्म से। मीनिंग देयर बाय इट अप्लाइज टू ऑल पर्संस हु इज बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन। तो यानी अगर आप ऐसे सोचिए कि ये बुद्धिस्ट हैं तो बुद्धिस्ट हिंदू नहीं होते, या सिख लोग जो होते हैं वो पंजाबी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, वो हिंदू नहीं होते। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत सोचते हैं। ये सभी लोग हिंदूज होते हैं और ये सभी हमारे इस एक्ट से गवर्न होंगे, जो कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। सेक्शन नंबर 3 का क्लॉज नंबर सी देखिए आप। सेक्शन नंबर 3 का क्लॉज नंबर सी देखिए, और वो ये कहता है, It applies to any other person domiciled in the territory to which this act extends। यानी कि कोई ऐसा पर्सन जो हमारे इस इंडियन टेरिटरी में आता है, यहां पर डोमिसाइल्ड है, यहां का बाशिंदा है, यहां का रेजिडेंट है, उन सभी पर यह हमारा एक्ट अप्लाई करेगा। लेकिन वो लोग कौन नहीं होने चाहिए? वो कहते हैं हु इज नॉट मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू बाय रिलीजन। यानी कि वो लोग जो ना तो मुस्लिम हैं, ना क्रिश्चियन हैं, ना पारसी हैं, और ना ही धर्म से ज्यू हैं, और वो हमारी इंडियन टेरिटरी में रहते हैं, तो उनके ऊपर भी हमारा ये एक्ट अप्लाई होगा। लेकिन उन्होंने साथ में कंडीशन लगा दी। कंडीशन में क्या लिखा? अनलेस इट इज प्रूव दैट एनी सच पर्सन वुड नॉट हैव बीन गवर्न्ड बाय हिंदू लॉ। भाई या तो वो पर्सन ये प्रूव कर दे कि देखिए ना तो मैं मुस्लिम हूं, ना मैं क्रिश्चियन हूं, ना मैं पारसी हूं, ना मैं जी हूं,
और मैं हिंदू लॉ से गवर्न भी नहीं होता। मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर वो पर्सन कहता है मैं मुस्लिम भी नहीं हूं, मैं पारसी भी नहीं हूं, मैं ज्यू भी नहीं हूं, मैं क्रिश्चियन भी नहीं हूं, तो क्या सिर्फ यही लोग जो मैंने आपको बताए हैं इनको छोड़कर बाकी सब लोग हिंदू होते हैं? वो कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। यानी इनको छोड़कर कोई और भी तो लोग बचते होंगे, और वो लोग जो बचे हैं वो, अगर वो ये प्रूव कर देता है, वो पर्सन, वो लोग जो बच गए हैं वो ये प्रूव कर देते हैं कि मैं हिंदू लॉ से गवर्न नहीं होता, तो वो लोग भी इस एक्ट से गवर्न नहीं होंगे। और आगे वो कहते हैं, और बाय एनी कस्टम और यूसेज एज अ पार्ट ऑफ दैट लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द मैटर्स डील्ड विद हेरिनिफ दैट दिस एक्ट हैड नॉट बीन पास्ड, मीनिंग देयरबाय, तो मान लो किसी पर्सन के कस्टम्स हैं, किसी के यूसेजेस हैं, और वो हिंदू कस्टम्स और यूसेजेस के साथ डील नहीं होता। मान लो अगर हमारा ये एक्ट पास ना हुआ होता और वो हिंदू लॉ से गवर्न ना होते, या जो भी हमारे कस्टम्स और यूसेज चल रहे थे, जो हमारे रीति रिवाज चल रहे थे, जो रूढ़ी चल रही थी, अगर मान लो ये एक्ट ना पास हुआ होता और वो इस रीति रिवाजों से, इस रूढ़ियों से गवर्न ना हो रहे होते, तो ऐसे लोग भी हिंदू नहीं होंगे और उनके ऊपर हमारा हिंदू लॉ अप्लाई नहीं होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो यहां पर क्लॉज नंबर सी में इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो लोग हिंदू नहीं है वो कौन है? मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है और ज्यू नहीं है। तो ये तो हिंदू नहीं हुए और इनके ऊपर तो अप्लाई नहीं होगा। चलो बात तो खत्म हो गई। लेकिन इनको छोड़कर जो लोग हिंदू नहीं है लेकिन वो पर्सन है जो इस कैटेगरी में भी नहीं आते, तो उसके बारे में उन्हें ये प्रूव करना पड़ेगा कि देखिए, ना तो हमारे ऊपर हमारे प्रोविजन अप्लाई होते हैं, हम हिंदू लॉ से गवर्न नहीं होते, और अगर मान लो ये एक्ट पास ना भी हुआ होता तो भी हम हिंदू के कस्टम्स और यूसेजेस से गवर्न नहीं होते, तो भी हमारा ये एक्ट उन पर अप्लाई नहीं होगा। यू अंडरस्टैंड? अक्सर मैंने देखा है लोग इस क्लॉज को ठीक से समझ नहीं पाते और अपनी अजीब व गरीब इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो आपको सिर्फ लॉ को समझना नहीं है, आपको यह भी देखना है कि कहीं हमें कोई ऐसा इनपुट तो नहीं मिल रहा जो हमारी नॉलेज को डैमेज कर रहा है। आप बहुत सारी रेफरेंसेस लीजिए, अलग अलग रेफरेंसेस लीजिए, लेकिन जो पर्सन आपको रेफरेंस दे रहा है ये भी देख लीजिए कि उसका पर्सनल नॉलेज क्या है, कहीं वो आपको गलत इनपुट तो नहीं दे रहा है। इसके लिए भी आप अवेयर रहिए। इस समय पर हम बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को गैदर करते हैं अलग अलग सोर्सेस से, और हमको लगता है कि नेट पर जो भी इंफॉर्मेशन पड़ी है वो करेक्ट है, और उसको करेक्ट मानकर हम अपने आप को उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा ट्रू नहीं होता। तो इसलिए बी अवेयर, बी कॉशियस व्हेन यू सर्च और एक्सप्लोर एनीथिंग ऑन इंटरनेट। मेक श्योर यू गेट द बेस्ट। यू अंडरस्टैंड? चलिए अभी आगे आते हैं। अभी मैंने आपको सेक्शन के बारे में तो बता दिया, सेक्शन नंबर 3 के बारे में तो बता दिया, अब जरा इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में भी समझ लेते हैं। इन्होंने कहा ठीक है कि आप हिंदू पे अप्लाई करेंगे, इन सब पे अप्लाई करेंगे, सिख पर करेंगे, बुद्धिस्ट पे करेंगे, उन पर नहीं अप्लाई करेंगे, जो मुस्लिम, क्रिश्चियन, ज्यू, पारसी ये लोग होते हैं। चलिए वो ठीक होगी बात, लेकिन इसके एक्सप्लेनेशन में उन्होंने क्या बोला है जरा देख लेते हैं। वो कहते हैं द फॉलोइंग पर्सन्स आर हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन एज द केस में बी। यानी कि ये जो निम्न दिए गए हैं, जो फॉलोइंग दिए गए हैं, ये लोग हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख धर्म से उनको हम मानेंगे। कब मानेंगे? उन्होंने कंडीशंस दी हैं, अलग अलग कंडीशंस दी हैं। अब जरा इन कंडीशंस को मैं देख लेता हूं कि कब हम किसी पर्सन को हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख माने। पहले कंडीशन में उन्होंने कहा है एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट। ध्यान दीजिए, यहां पर अक्सर हम लोग जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं तो इलेजिटिमेट जैसी चीज को हम लोग ज्यादातर एक्सक्लूड कर देते हैं, लेकिन हमारे एक्ट में तो दोनों को इंक्लूड किया गया। लेजिटिमेट को भी इंक्लूड किया गया और इलेजिटिमेट को भी इंक्लूड किया गया। तो वो कहते हैं कोई भी बच्चा, चाहे वो लेजिटिमेट हो चाहे वो इलेजिटिमेट हो, और उनके जो दोनों पेरेंट्स हैं, माता और पिता, दोनों ही हिंदू हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं या सिख हैं, इन में से किसी भी एक रिलीजन को भी बिलोंग करते हैं। तो ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप हिंदू रहे हैं या बुद्धिस्ट रहे हैं, जैन रहे हैं, सिख रहे हैं, तो वो बच्चे तो नेचुरल सी बात है वो हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख ही होंगे। इसमें तो कोई कहने की कोई बात ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, क्लॉज नंबर 2 पर आते हैं। सेक्शन नंबर 3 के क्लॉज नंबर 2 पर आते हैं, और यहां पर उन्होंने कहा है एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट वन ऑफ हुज पेरेंट इज हिंदू। हाँ, पहले वाले में तो मैंने कहा कि दोनों पेरेंट हिंदू हैं, मदर भी और फादर भी, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हो रहा। इस केस में उनमें से एक पेरेंट हिंदू है। ये हो सकता है कि फादर हिंदू हो, ये हो सकता है कि मदर हिंदू हो, ये भी हो सकता है। तो वो ये कहते हैं एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट वन ऑफ हुज पेरेंट इज हिंदू।
Buddhist, Jain or Sikh by religion and who is brought up as a member of the tribe, community, group or family to which such parent belongs or belonged. कहने का मतलब ये कि मान लीजिए दो पेरेंट हैं, मदर और फादर, उनमें से एक हिंदू है और दूसरा हो सकता है पारसी हो, जीव हो, मुस्लिम हो, कुछ भी हो। अब ऐसे सिनारियो में हमको ये देखना होगा कि उस बच्चे की परवरिश कैसे हुई है। अगर उसकी परवरिश मुस्लिम की तरह से हो गई तो वो मुस्लिम कहलाएगा, अगर जीव की तरह से होगी तो जीव कहलाएगा, और अगर हिंदू की तरह से हो गई तो वो हिंदू कहलाएगा। आपके मन में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि सर हमने तो ये सुना है कि जो फादर का धर्म होता है वही धर्म बच्चे का भी होता है। नहीं, हमारे इस सेक्शन के पर्पस के लिए हम ऐसा नहीं सोच रहे। उन्होंने कहा कि अगर मान लो दोनों में से एक पेरेंट हिंदू है तो फिर हमको ये देखना पड़ेगा कि उस बच्चे की परवरिश जो उसे ब्रॉटअप किया गया है, क्या उसे उस ट्राइब, कम्युनिटी या ग्रुप या फैमिली उस संस्कार को दिए गए हैं, मुस्लिम वाले या हिंदू वाले या जो भी उसके ट्रेड्स हैं, जो ट्रेड्स उसको दिए गए वही उसका धर्म होगा। यू अंडरस्टैंड? परवरिश जिस रिलीजन में उसकी परवरिश हुई है उसी को ही हम उसका धर्म मानेंगे। ये कह रहा है क्लॉज नंबर 2 ऑफ सेक्शन नंबर 3। और जल्दी से हम आगे आते हैं और देखते हैं सेक्शन नंबर 3 के क्लॉज नंबर 3 को। अक्सर आप लोग देखते हैं कि सभी रिलीजन अपने अपने लेवल के ऊपर कोशिश करते हैं कि हमारा धर्म के लोग ज़्यादा हो जाएं, उसका एक्सपेंशन हो जाए, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी रिलीजन के प्रोपोगेशन और प्रोफेस करने के लिए हमें आज़ादी देता है। इसीलिए कई बार लोग अपने धर्म को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मान लीजिए कोई भी पर्सन कन्वर्ट हो गया हिंदू में, हिंदू से दूसरे धर्म के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं दूसरे धर्म से कन्वर्ट होकर हिंदू बन गया, तो ऐसा पर्सन, या कोई ऐसा पर्सन जो पहले हिंदू था फिर किसी और धर्म में चला गया, मान लीजिए वो क्रिश्चियन बन गया, मुस्लिम बन गया, पारसी बन गया, जीव बन गया, अभी कुछ समय तक वो बना रहा, फिर उसे लगा यार नहीं मेरा तो हिंदू धर्म ही बढ़िया था, तो फिर वो वापिस हिंदू धर्म में आ गया, या बुद्ध बन गया, जैन बन गया, सिख बन गया। तो ऐसे पर्सन जो कन्वर्ट हैं या रिकन्वर्ट हैं तो वो लोग भी हिंदू कहलाएंगे। तो आपका सबसेक्शन नंबर 3 कहता है एनी पर्सन हु इज कन्वर्ट और रिकन्वर्ट टू हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख रिलीजन, दे विल बी कॉल्ड एज अ हिंदू। यू अंडरस्टैंड? चलिए अभी आगे आते हैं। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 3 के सबसेक्शन नंबर 2 पर। सबसेक्शन नंबर 2 ये कहता है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन नंबर 1, nothing contained in this act shall apply to the member of scheduled tribes within the meaning of clause number 25 of article 366 of the constitution unless the central government by notification in the official gazette otherwise directs। मीनिंग thereby कि वो ये कहते हैं कि चाहे सबसेक्शन नंबर 1 में कुछ भी लिखा हो, उसके बावजूद भी हमारा ये एक्ट उन शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ऊपर अप्लाई नहीं होगा जो कि आर्टिकल 366 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के क्लॉज नंबर 25 में डिफाइन किए गए हैं। यानी कि वो शेड्यूल्ड ट्राइब के मेंबर्स जो आर्टिकल 366 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के क्लॉज नंबर 25 में डिफाइंड है, उनके ऊपर हमारा ये एक्ट अप्लाई नहीं होता। लेकिन अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन जारी किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि शेड्यूल्ड ट्राइब के ऊपर भी हमारा ये अनेक्टमेंट इन्वोक होगा, अप्लाई होगा, तो तब हमारा ये एक्ट उन पर अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यानी कि गवर्नमेंट अगर ये चाहती है कि वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर इस एक्ट को इन्वोक करना चाहता है या करना चाहती है जो कि हमारे आर्टिकल 366 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, तो उनको इस कॉन्टेक्स्ट में एक नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट नोटिफाई करना पड़ेगा, तभी हमारा यह एक्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ऊपर अप्लाई होगा, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगा। यू अंडरस्टैंड? चलिए अभी आगे आते हैं इस सेक्शन के क्लॉज नंबर 2A पर, और यहां पर उन्होंने कहा है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन नंबर 1, नथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू रेनोनकैंट्स ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ पांडिचेरी। यानी कि चाहे हमारे सबसेक्शन नंबर 1 में कुछ भी लिखा हो, उसके बावजूद भी पांडिचेरी के जो रेनोनकैंट्स हैं उनके ऊपर हमारा ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें खैर कुछ कहने की बात नहीं है। उन्होंने सिर्फ कैटेगरी बना दी, यूटी और पांडिचेरी के जो रेनोनकैंट्स हैं उनके ऊपर हमारा ये एक्ट अप्लाई नहीं होता, दैट्स इट। इसमें कुछ खास नहीं है। तो चलिए जल्दी से अब आगे आते हैं सबसेक्शन नंबर 3 ऑफ सेक्शन नंबर 3 पर। यहां पर इन्होंने ये कहा कि जो वर्ड हमने यूज किया था ना, हिंदू,
इसको उन्होंने उसका मतलब निकाला है, उसे कंस्ट्रू किया है कि हिंदू क्या है। तो चलिए जरा समझ लें आपके एक्ट में क्या लिखा है, मैं अपना एक्सप्लेनेशन बाद में दूंगा। वो कहते हैं द एक्सप्रेशन हिंदू इन एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट shall be construed as if it included a person who, though not a Hindu by religion, is nevertheless a person to whom this act applies by virtue of the provisions contained in this section। वो कहते हैं कि जहाँ तक हिंदू का सवाल है उसके बारे में हम ये कंस्ट्रू करेंगे कि चाहे वो पर्सन धर्म से हिंदू ना भी हो, लेकिन अगर उस पर्सन पर हमारे इस एक्ट के प्रोविजंस लागू हो रहे हैं तो फिर वो हिंदू ही माना जाएगा। मेरी इस बात को दोबारा से बोल रहा हूं, मान लीजिए धर्म से कोई व्यक्ति हिंदू नहीं है, लेकिन हमारे इस एक्ट के प्रोविजंस के साथ वो गवर्न हो रहा है, तब हम उस पर्सन को कंस्ट्रू करेंगे कि वो हिंदू ही है। यू अंडरस्टैंड। अब आगे आते हैं हम इस सेशन के सेक्शन नंबर 4 पर, और यहां पर दी गई हैं डिफरेंट डेफिनेशंस। तो चलिए जरा देखें क्या कहा गया है डेफिनेशन में। यहां पर जो पहली डेफिनेशन हमें दी गई है वो दी गई है क्लॉज नंबर ए में, और यहां पर डिफाइन किया गया है माइनर को। और माइनर के रिस्पेक्ट में वो कहते हैं माइनर मीन्स अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स। यानी कि माइनर वो है जिसने अपनी 18 साल की उम्र पूरी नहीं की, यानी कि अभी वो 18 साल का हुआ नहीं है, 18 साल से कम है, तो ऐसे पर्सन को हम बोलेंगे कि वो माइनर है। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन नंबर 4 के क्लॉज नंबर बी में, जिसमें गार्जियन की डेफिनेशन दी है कि गार्जियन का मतलब क्या है। गार्जियन के बारे में वो कहते हैं it means a person having a care of the person of a minor or of his property or of both his person and property and includes, यानी कि गार्जियन वो है जिसके पास किसी माइनर की कस्टडी है, वो उसकी केयर कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टी की देखभाल कर रहा है, उस पर्सन की देखभाल कर रहा है। और इस गार्जियन में कौन कौन लोग इंक्लूड होंगे तो उसके लिए लिस्ट हमारे पास यहां दी है। 4 तरह की कैटेगरीज हमें गार्जियनशिप के रिस्पेक्ट में दी है, तो उन सभी को वन आफ्टर अनदर देख लेते हैं। पहला कैटेगरी उन्होंने दिया है नेचुरल गार्जियन के बारे में। नेचुरल गार्जियन कौन होते हैं? जो प्राकृतिक होते हैं, जैसे माता पिता, या जिनसे शादी हो जाती है तो पति हो जाता है बाद में, वो एक अलग बात हो गई। ठीक है, तो पहले कैटेगरी हमारी हो गई नेचुरल गार्जियन की। दूसरा काइंड जो है वो है अ गार्जियन हु इज अपॉइंटेड बाय विल ऑफ द माइनर्स फादर और मदर। कभी कभी ये सिचुएशन होती है कि मदर फादर को लग रहा है कि यार मैं मर जाऊंगा और आने वाले समय में मेरे बच्चे को कौन देखेगा। ऐसी बीमारी से लोग ग्रस्त हो जाते हैं, उनको लगता है कि यार पता नहीं आने वाला समय क्या है, मेरे बच्चे छोटे हैं, इनको कौन देखेगा। तो वो अपने लाइफ टाइम में ही एक विल करके जाते हैं कि मेरे मरने के बाद ये पर्सन मेरे बच्चे का गार्जियन होगा। आप सोच रहे होंगे सर विल तो हमने अक्सर सुना है कि प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में होती है, क्या गार्जियन के कॉन्टेक्स्ट में भी विल होती है? जी हाँ, बिल्कुल होती है। और ऐसे वो लोग जिनके फेवर में विल करके जाती है, जिसके फेवर में विल की जाती है, ऐसे गार्जियंस को, ऐसे पर्सन्स को टेस्टामेंटरी गार्जियन बोलते हैं। वो मैं आपको पढ़ाऊंगा बाद में। यू अंडरस्टैंड। और थर्ड काइंड जो है हमारे पास गार्जियन का, वो है अ गार्जियन हु इज अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट। जहां पर कोर्ट डिक्लेरेशन करती है या अपॉइंट करती है गार्जियन को, जिस पर्सन को, वो लोग थर्ड कैटेगरी में आते हैं। और फोर्थ काइंड जो है हमारे पास है वो है अ पर्सन एम्पावर टू एक्ट एज सच बाय और अंडर एनी एनेक्टमेंट रिलेटिंग टू एनी कोर्ट ऑफ वार्ड्स। कहने का मतलब ये कि मान लीजिए हमारे पास कोई एनेक्टमेंट है और उस एनेक्टमेंट के तहत किसी पर्सन को एम्पावर किया गया है कि वो एज अ गार्जियन एक्ट अपॉन कर सकता है, लेकिन वो एक्ट इट मस्ट बी रिलेटिंग टू द any court of wards. So an enactment which is empowering any person to act as a guardian relating to the court of wards act. Okay, so that is all relation to different sections which I have dealt with here. तो यहाँ पर मैंने डिफरेंट 4 सेक्शंस को डील किया है, सेक्शन नंबर 1 से लेकर सेक्शन नंबर 4 तक। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह सेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी आपसे मुलाकात होगी नए वीडियो सेशन के साथ, जिसमें हम बाकी के इस एनेक्टमेंट के सेक्शंस के बारे में डील करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे परमिट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, बाय।